देखो अब है आज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड आ गया यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जनरली आपकी बुक में कॉपर का है, तो मैं आपको कॉपर के बेस पे समझा देता हूँ इसे। इसमें होगा क्या, देखो सबसे पहले है प्रिंसिपल। किस चीज पे बेस्ड है ये? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो एलिमेंट यूज होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाईली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है रिएक्टिव, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो बहुत जल्दी पॉजिटिव नेचर करेगा, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और इसमें इंक्लूड होना चाहिए कॉपर एंड लेड। ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग शो करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आपकी बुक में एग्जांपल है कॉपर का, तो मैं कॉपर के बेस पे समझा रहा हूँ। तो इसमें जो इलेक्ट्रो वर्ड कहीं पे भी आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हम, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो मेथड है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, और उसमें कॉपर और लेड भी इंक्लूडेड है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, कॉपर के थ्रू। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही क्या है, रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा, देखो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या किया, देखो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा प्रोसीजर, और इसका डायग्राम भी बनाएंगे। और डायग्राम सेम वैसे ही बनेगा जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बना था। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम करेंगे टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही होगा ये। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो एनोड होगा वो किसका बना होना चाहिए। एनोड इज मेड अप ऑफ क्रूड ऑयल या इम्प्योर मेटल। जो भी इम्प्योर मेटल अभी हमने गेट किया था, जिसको रिफाइन करना है, उसको एनोड बनाना है हमने। तो मैं देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, यानी एक वेसल ले लिया। इसमें मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोड रखूंगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, और इसको मैंने कहा एनोड। एनोड का मतलब जो क्रूड मेटल आपके पास था उसको अब यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये जो क्रूड मेटल है यही यहाँ पे किसका काम करेगा, एनोड का, ध्यान रखना। और ये एनोड किसका है, क्रूड मेटल का, जिसको मुझे क्या करना है, प्यूरिफाई करना। ठीक है, इसी को मैंने रिफाइन करना है, तो इसको मैंने एनोड बना दिया। तीसरी चीज उसने कहा कि क्या करना चाहिए, पहले तो एनोड हो गया, अब कैथोड किसका बनना होना चाहिए। कैथोड होना चाहिए प्योर मेटल का। प्योर मेटल, जैसे मैंने कहा कॉपर को ले लिया सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेटल है वो है इम्प्योर कॉपर। और यहाँ पे जो मैंने कैथोड बनाया है ये किसका होगा, प्योर का, प्योर कॉपर का, उसी का होना चाहिए, प्योर कॉपर, ध्यान रखना। और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से, तभी तो इलेक्ट्रोड होगा। तो 1 2 3 4 5 6, छोटा वाला जो होता है वो होता है माइनस वाला, यानी कैथोड। जो बड़ा वाला होता है वो एनोड, यानी ये एनोड हो गया और ये हो गया आपका कैथोड। तो इस तरीके से दोनों चीजें हो गई आपके पास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ इसके गया आगे सर। देखो कि एनोड क्रूड मेटल का बन गया, और प्योर मेटल का क्या बन गया, कैथोड बन गया। ये फिक्स है, उसी का होना चाहिए। जैसे मैंने लेड का बनाया, तो प्योर मेटल भी लेड का होना चाहिए।
अगर यहाँ सोडियम का है तो प्योर मेटल भी सोडियम का होना चाहिए, ये फिक्स रूल है। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। अब फोर्थ हम क्या करेंगे, देखो फोर्थ में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट उसी का होना चाहिए, जैसे कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे CuSO4 ऑलवेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, CuSO4 ले लिया, ये CuSO4 का सॉल्यूशन रख दिया इसमें, ठीक है, CuSO4। अब क्या होगा देखो, अब मैंने जैसी ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही मैं पास करूंगा क्या होगा, दोनों जगह रिएक्शन होगी, एनोड में भी और कैथोड में भी। तो एनोड की कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, देखो एनोड की रिएक्शन बताता हूं पहले। एट एनोड क्या होगा 6 पॉइंट। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, रिएक्शन तो होगी होगी, तो कौन सी रिएक्शन होगी एनोड में, एनोड में कौन सी चीज होती है, कोई बता सकता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है एनोड में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कि एनोड का मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन है वो एनोड के लिए, एनोड में फिक्स है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो क्या चीज होगी, हाँ अंबिका राइट आंसर है, श्रुति राइट आंसर है। तो ध्यान रखना ये जो है, जो हम पहले पढ़ते हैं वो रिपीट होती कई बार। तो एनोड में फिक्स होता है और वो होता है ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना। एनोड में हर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड में हर हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जब ये कॉपर आपने रखा है इम्प्योर कॉपर, अब ये क्या करेगा, ये कॉपर रिडक्शन करेगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा Cu2+। अब इससे क्या होगा, इससे इसके साथ इम्प्योरिटी भी थी क्योंकि इम्प्योर कॉपर है, ये क्या है यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है जो एनोड पे रखा है आपने। तो अब यहाँ से कॉपर निकलना बाहर हो जाएगा, Cu2+ यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इम्प्योरिटी भी यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे कॉपर निकलेगा बाहर, वैसे क्या होगा, इम्प्योरिटी भी बाहर निकल जाएगी, इससे ये बाहर निकलती चली जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो जो एनोड है उसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एनोड की थिकनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हुई, एनोड क्यों डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cu2+ में आ जा रहा है। तो जैसे इस आयंस में आएगा, ये जो मेटल है उससे निकलता जाएगा, तो ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में आता जाएगा Cu2+। और इम्प्योरिटी, इसके साथ साथ क्या भी आ जाएगी, इम्प्योरिटी भी बाहर हो जाएगी, किससे, एनोड से। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, रिप्लाई करके बताना मुझे, या इसमें से कोई चीज ऐसी है जो नहीं आई समझ में। आगे बढ़ जाऊं, यस सर। ओके। अब देखो होता क्या है कि जब मैंने आपको कहा कि पहले मैंने क्या किया, एक वेसल लिया था, उसमें मैंने इम्प्योर मेटल है जो उसको एनोड बना दिया, और उसी का प्योर मेटल लिया उसको कैथोड बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी पास कब करेंगे, जब क्या हो, बैटरी होगी हमारे पास, तो ये बैटरी होनी चाहिए यहाँ पे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये एनोड हो गया, उसी का कैथोड बन गया प्योर मेटल का, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा कि एनोड में रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता चल गया कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2+ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये इम्प्योर है, यानी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर है ये, तो यहाँ से Cu2+ बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, साथ में क्या होगा, इम्प्योरिटी भी बाहर हो जाएगी। अब होगा क्या देखो, कैथोड में क्या होगी, कैथोड में आपको पता है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एनोड में तो रिडक्शन कैथोड में। तो रिडक्शन का मतलब Cu2+, तभी तो हमने सॉल्यूशन भी कॉपर का लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा,
जो कॉपर इसने यहाँ से निकाला था 2+ का, ये 2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल। अब ये जो कॉपर आपने लिया ये यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, देखो ये कॉपर यहाँ डिपॉजिट होता चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और कॉपर तो आपने पहले से ही लिया था प्योर, अब ये और जमा हो गया यहाँ पे, पूरा कॉपर ही कॉपर इसमें डिपॉजिट हो गया। तो जितने कॉपर यहाँ थे वो सब यहाँ डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से, और इम्प्योरिटी जो इसकी थी वो ये क्या होगी, नीचे चली जाएगी बॉटम में, ठीक है। तो जितना भी कॉपर है तो धीरे धीरे करके जो एनोड है वो क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ये इतना बच गया, फिर इतना बच जाएगा, तो जैसे जैसे आप रिएक्शन करते जाओगे कॉपर बाहर निकलेगा तो इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, एक टाइम होगा कि ये क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ खत्म हो गया और जितने कॉपर थे वो यहाँ डिपॉजिट हो गए। अब यहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाती है, इस इम्प्योरिटी को हम यहाँ पे कहते हैं एनोड मड। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एनोड मड। तो एनोड मड क्या होता है, एनोड मड होता है इम्प्योरिटी जो कहाँ से आती है, इम्प्योरिटी कम्स फ्रॉम एनोड। क्योंकि इम्प्योरिटी क्या है, एनोड के साथ है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर कॉपर रखा है। अब सोचो, अब इम्प्योरिटी यहाँ डिपॉजिट थोड़ी होगी, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज थोड़ी है इम्प्योरिटी के पास, तो इम्प्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती, इम्प्योरिटी तो नीचे गिर जाएगी यहाँ पे। और जो यहाँ से Cu2+ निकला था वही केवल कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। अब इसको हटा दो तो आपको प्योर कॉपर अलग मिल गया और इम्प्योरिटी बॉटम में चली गई, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एनोड मड। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो कहता है कि इस कॉपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एनोड मड है, क्यों, ये इसको इंपॉर्टेंट कह रहा है जबकि तो इम्प्योरिटी गिर गई नीचे। कोई बता सकता है कि एनोड मड है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन पूछता हुआ आपसे, जबकि तो इम्प्योरिटी है तो नीचे गिर चुकी है यहाँ पे, आप इसको कह रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कॉपर निकल गया यहाँ पे उससे कह रहे हैं हम कम इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके कंपैरिजन में क्यों, कोई आइडिया किसी को। एनी आइडिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि एनोड मड है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और जबकि ये तो इम्प्योरिटी मैं कह भी रहा हूँ से, जो एनोड से इम्प्योरिटी आई है वही यहाँ पे क्या है, उसमें डिपॉजिट हुई है। तो ऐसा क्यों है, कोई किसी के दिमाग में कोई आंसर, नो आंसर। देखो इसका आंसर ये है कि जब कॉपर के साथ इम्प्योरिटी होती है तो यहाँ पे कॉपर में जो इम्प्योरिटी है हमारे पास वो है, इसमें होता है Ag, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। इट कंटेन्स सम एक्सेप्ट, हाँ सही है लगभग अंबिका, विल ट्राई। तो इसमें क्या होता है कि जो एनोड है उस एनोड मड में प्रीशियस मेटल होते हैं। देखो अब गोल्ड का छोटा सा भी टुकड़ा होगा और कॉपर ज्यादा भी होगा तब भी गोल्ड महंगा बिकेगा, है ना। तो प्लेटिनम भी प्रीशियस होता है, सिल्वर भी आपको पता है प्रीशियस होता है। तो जो एनोड मड होता है इसमें प्रीशियस मेटल कंटेन होते हैं, कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो फिर हम इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसे बेच देते हैं, तो ये भी बिक जाता है और इसके ज्यादा अच्छे दाम मिल जाते हैं क्योंकि ये प्रीशियस मेटल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनोड मड कंटेन प्रीशियस मेटल, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रीशियस मेटल होता है, प्रीशियस मेटल कंटेन होता है, इसीलिए एनोड मड क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा यूजफुल होता है कई बार, किससे, कॉपर से भी। और जबकि हम कॉपर तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इम्प्योरिटी भी काम आ जाती है। तो क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि एनोड मड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई, जबकि ये क्या है, इम्प्योरिटी है, इसको तो हमें फेंक देना चाहिए था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जो सिल्वर,
गोल्ड या प्लेटिनम की क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, और वो ज्यादा प्रीशियस मेटल है, ये ज्यादा प्रीशियस होते हैं, महंगे होते हैं, इसीलिए एनोड मड क्या होगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में? ठीक है, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है हमने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कई बार। अब इसमें देखो, आपको ये भी बता दिया मैंने किसके लिए यूजफुल है, दूसरी चीज ये भी बता दी इसका प्रिंसिपल क्या है, तीसरी चीज क्या होती है कि जब भी इसमें इम्प्योरिटी होती है, जनरली इम्प्योरिटी, वो दो तरीके की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, एक होती है रिएक्टिव इंटर रिएक्टिविटी रिएक्टिव इम्प्योरिटी, और दूसरी होती है इनर्ट या नॉट रिएक्टिव। एक रिएक्टिव होती है, एक होती है नॉट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। अब क्या होता है, देखो लीस्ट रिएक्टिव में कौन आ गया, जो रिएक्टिव नहीं होते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, ये तो बॉटम में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। लेकिन इसमें और भी इंप्योरिटी होती है जो रिएक्टिव होती है, तो जो रिएक्टिव होगी ये सॉल्यूशन में ही रहेंगे, ये नीचे नहीं आते, क्योंकि रिएक्टिव होते हैं तो ये सॉल्यूशन के साथ ही घूमते रहेंगे। तो हमने केवल एनोड मड को, जो नीचे गिरी हुई है इंप्योरिटी, उसी को कलेक्ट करना है बस। ठीक है, वही ज्यादा हमारे लिए प्रीशियस है। ठीक, ये ध्यान रखना है, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये बॉटम में चले जाते हैं और बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, नीचे चले जाएंगे यहाँ पे। और जो रिएक्टिव इंप्योरिटी होती है वो सॉल्यूशन में घूमती रहेगी, तो आप इसको सॉल्यूशन को अलग हटा दो, इसको अलग कर लो, तो इसको फिर आप बेच सकते हो आप आराम से। तो इसी को हम एनोड मड कहते हैं, जो नीचे मिलता है हमें। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं कहते हम। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है मुझे। आगे बढ़ जाऊं? देखो थोड़ा सा एक और आपको एक स्टेप और आगे बता देता हूँ। अगर मैं लेड है, लेड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करूंगा, लेड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे लेड का, तो इसमें जो इम्प्योरिटी होती है, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है लेड में, वो होता है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और एंटीमनी। अगर मैं सिल्वर को, अगर इससे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करता हूँ, सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करता हूँ, तो इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है गोल्ड की इम्प्योरिटी, गोल्ड की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो ये कुछ है जो आगे हैं एडवांस के क्वेश्चन, मतलब इसमें बोर्ड में नहीं पूछा जाता इतना, जितना मैंने अभी आपको बताया वही आपको बोर्ड में पूछा जाएगा बस। और ये थोड़ा सा और आपके लिए नॉलेज है कि अगर लेड को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए इम्प्योरिटी होती है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड एंटीमनी। और अगर सिल्वर को मैं इलेक्ट्रो वो कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो उसमें गोल्ड की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने एनोड में ही क्यों रखा है, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको मैंने एनोड में क्यों रखा, कैथोड में क्यों नहीं रखा मैंने? कोई बता सकता है? इम्प्योर मेटल को मैंने एनोड में ही रखा क्यों? कैथोड में भी रख सकता था मैं, लेकिन मैंने एनोड में रखा इसे क्यों? एनी आंसर? हाँ बिल्कुल सही कहा श्रुति, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई आंसर? देखो दिमाग लगाओ अपना, कैसे भी चाहे गलत हो सही हो आंसर, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना। तो सीखते समय कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओ, कोई भी आंसर दे सकते हो जो आपको सही लग रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही आंसर दो आप, आपको जैसा लग रहा है वैसे आंसर दे दो आप। हाँ ओके हेमंत और सुमित, ठीक है। और इसके अलावा कोई ट्राई करो। देखो दिमाग लगाओगे तभी आपको चीजें आएंगी, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो चीजें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि हर एक चीज है, आपने बायो में पढ़ा होगा, जिस चीज को हम जितना यूज करते हैं उतना ग्रोथ करती है, और यूज नहीं करेंगे
तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो देखो इम्प्योर मेटल को हम एनोड में क्यों रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा आपको एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो जो इम्प्योर मेटल रखा है मैंने, अगर वो ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, इसे प्योर करना है, तो मुझे इसको कॉपर को निकालना पड़ेगा यहाँ से। अगर सपोज मैं इसको एनोड में रख दूं, इम्प्योर मेटल को कहाँ रख दूं, सॉरी कैथोड में रख दूं मैं, तो कैथोड क्या करता है, गेन करेगा, यानी कैथोड के इस मेटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये मेटल जो लिया मैंने, आपने देखा कि कैथोड में कहीं कोई फर्क पड़ रहा है, कैथोड में तो डिपोजिशन हो जाएगा, जो बाहर से कोई चीज आके इसमें डिपोजिट हो रही है। ठीक है, इसीलिए कैथोड में नहीं रख सकते हम। कैथोड में तो जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी हो, जिसके ऊपर से कवर चढ़ानी हो, या किसी सबस्टेंस को इसमें डिपॉजिट करवाना हो, ये तो इम्प्योर का इम्प्योर ही रहेगा। इसीलिए हम कैथोड को कभी भी उसमें इम्प्योर मेटल को नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है। और लूज किस में होता है, एनोड में। तो यहाँ पे लूज होगा तो ये कॉपर निकलता जाएगा, इम्प्योरिटी भी निकलती जाएगी, फिर इस कॉपर को दूसरी जगह कलेक्ट कर लो आप और इम्प्योरिटी यहीं छोड़ दो आप। तो इस तरीके से दोनों सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन कैथोड में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कैथोड में तो टूट ही नहीं रहा हो, तो ये इम्प्योर का इम्प्योर ही रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे कैथोड में प्योर मेटल लेते हैं, इम्प्योर नहीं लेते। तो ये हो गया आगे आपका। तो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, अब ऐसे ही इसमें लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी ये क्वेश्चन है कि आप सोचो, इसमें वो क्वेश्चन देगा आपको कि इसमें अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा या ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो लॉजिकली स्ट्रांग बनाता है आपको ये। तो इसमें देख लो आप और क्वेश्चन को ट्राई करना। अब नेक्स्ट इसमें आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, ठीक है, जोन रिफाइनिंग 4th नंबर का है। ये एक मॉडर्न मेथड है, इस समय सबसे ज्यादा मॉडर्न है। अब ये मॉडर्न मेथड है, पहली चीज। दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल कई बार बोर्ड लेवल में प्रिंसिपल को बहुत प्रिफर किया जाता है। प्रिंसिपल क्योंकि डिक्टो पॉइंट होता है, और एक्सप्लेनेशन को बहुत कम प्रिफर करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप कुछ भी लिखोगे वो सही माना जाता है, मतलब उसमें मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल में क्या होता है, आपको डिक्टो वही पॉइंट लिखना पड़ता है। इसीलिए या फिर एग्जाम्पल पूछता है जिसमें प्रोबेबिलिटी के चांस खत्म हो जाते हैं, तो बोर्ड अब उस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे अब आपको ऑप्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो जिसमें एक आंसर होता है। तो इम्प्योरिटी आर मोर सॉलेबल, इसका मेन देखो एक ही लाइन का है बस, कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉलेबल देन मेटल, यानी इम्प्योरिटी ज्यादा सॉलेबल होती है किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में। इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट होगा जो, वो कम होता है किससे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। यानी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इम्प्योरिटी का कम होता है। इसीलिए इम्प्योरिटी क्या होती है, जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, यानी हीटिंग करोगे तो जल्दी निकल जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। लेकिन मेटल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। पहली चीज प्रिंसिपल, जो सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। इम्प्योरिटी आर मोर सॉलेबल देन मेटल मीन्स, और करके, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, ये मेथड किसके लिए यूज होगा, ये मेथड जो यूज होता है वो होता है सेमी कंडक्टर के लिए। ध्यान रखना, सेमी कंडक्टर के लिए। ये पूछा हुआ, आप प्रीवियस ईयर अभी चेक करो तो आपको मिल जाएगा। तो सेमी कंडक्टर में कौन सा, जैसे जर्मेनियम हो गया है, सिलिकॉन हो गया है, गैलियम हो गया है, बेरिलियम और इंडियम हो गया। ठीक है, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम एसेट्रा। तो ये किसके लिए यूज होता है, सेमी कंडक्टर के लिए यूज होता है। और इसमें एक चीज और है
इसे कहते हैं अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन। ध्यान रखना, इसका एक और नाम है अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन। अल्ट्रा का मतलब आपको पता है बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्यूरिफाई होता है। अल्ट्रा मतलब लगभग 100% प्यूरिफाई, अप्रोक्सीमेट 100%, जबकि 100% मैंने कहा अभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करता है जोन रिफाइनिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसमें 100% लगभग प्यूरिफिकेशन होता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रिफाइनिंग है जिसमें 100% या सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है, तो दैट इज जोन रिफाइनिंग। ध्यान रखना, जोन रिफाइनिंग, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन। क्यों कहते हैं अल्ट्रा? मींस वेरी फाइन, यानी बहुत ज्यादा प्यूरिटी। तो 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो इक्विवेलेंट 100% प्यूरिफाई करता है, वो है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, ये कुछ याद करने वाले टर्म्स हैं आपके पास। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है। दूसरा किसके लिए यूज होता है, कई बार ये एग्जांपल दे देता है आपको कि जर्मेनियम किस मेथड से रिफाइन होता है, तो आंसर इज जोन रिफाइनिंग। सिलिकॉन किस मेथड से रिफाइन होता है, तो जोन रिफाइनिंग। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हैं, तो इसके नाम भी आपको याद रखने, क्योंकि 1 मार्क्स का होता है, तो डिक्टो आंसर वही देना पड़ता है बस। ठीक है, तो ये जोन रिफाइनिंग की 3 चीजों को, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ जाऊं इससे, क्लियर है? अब इसका यस सर। प्रोसीजर आ गया। ओके, अब प्रोसीजर करना कैसे, देखो इसमें प्रोसीजर आसान है इसकी। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रूड मेटल को लेना है, क्योंकि इसी को तो हमने प्यूरिफाई करना है। तो क्रूड मेटल लिया हमने। क्रूड मेटल को आप कहाँ पे रख दो, या तो वैक्यूम में रख, वैक्यूम में प्लेस कर दो, या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर में। इनर्ट गैस होनी चाहिए, कौन सी? जैसे CO2 गैस रख दिया, नाइट्रोजन गैस हो गया। ठीक है, इसको इसमें होना चाहिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, रीजन क्या है उसका, इनर्ट में हम क्यों रख रहे हैं? जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूं कि सबसे पहले मेटल लिया आपने, इस मेटल को क्या करो, इनर्ट रूम में रख दो। इनर्ट मतलब जहां पे कोई भी गैस नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से। और या फिर इसमें आपकी बुक में लिखा होगा CO2 एटमॉस्फेयर में N2, इसे कहते हैं इनर्ट गैसेस, यानी रिएक्शन नहीं करती। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, तो ये रिएक्शन नहीं करेगी। तो हम क्यों कह रहे हैं इसे कि CO2 या N2 गैस में होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए, या रिएक्टिव गैस नहीं होनी चाहिए? क्यों, कोई बता सकता है इसका आंसर? कि रिएक्टिव गैस इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। इनर्ट गैस रख दो या वैक्यूम कर दो, वैक्यूम मतलब नो एयर, तब भी चलेगा, या इनर्ट गैस हो तो भी चलेगा, लेकिन रिएक्टिव गैस नहीं होनी चाहिए। क्यों? सर एक्सप्लोड या फायर का होगा कुछ। हाँ, क्या कहा आपने? एक्सप्लोड या फायर हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन में बर्न करता है। हाँ, ये भी है, और इसके अलावा आंसर? नो आंसर। बाकी और कोई भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ चीज तो होगी, इसीलिए ऑक्सीजन वगैरह यूज नहीं हो रहा है इसमें। देखो उसका आंसर है, ओके ठीक है श्रुति, देखो अब मैं आंसर बताता हूँ आपको। आंसर ये है इसका कि अगर आप ऑक्सीजन यूज करते हो, सपोज इसके अंदर गलती से ऑक्सीजन आ गई, तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है सपोज, ये सिलिकॉन है, आप इसको प्यूरिफाई कर रहे हो, जैसे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन इसके कंट्रोल में आया, आपने पूरा पूरा प्यूरिफाई कर दिया इसे 100%, लेकिन ये जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या बना देता है, सिलिकॉन ऑक्साइड या जर्मेनियम होगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा, इसका बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये क्या बना देगा, जर्मेनियम ऑक्साइड। तो आप जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। आपने सिलिकॉन लिया, इंप्योरिटी हटाई, अब प्योर बना दे यहाँ पे। अब जैसे आप प्योर बनाओगे, क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही फिर ऑक्साइड बन जाएगा उसका, तो पूरी मेहनत हमारी क्या होगी, बेकार हो जाएगी। तो इस टाइप के जो मेटल जो इसमें यूज होते हैं,
वो बहुत जल्दी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, या फर्दर कोई भी रिएक्शन ना हो, अगर कोई और रिएक्टिव गैस आ गई वो इसके साथ कंबाइंड होगी और फिर वो कंबाइंड स्टेट में आ जाएगा, तो फिर हमारी पूरी मेहनत क्या होगी, बेकार हो जाएगी। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये वैक्यूम में होनी चाहिए या फिर इनर्ट गैसेस में, जैसे CO2 आपकी बुक में CO2 लिखा होता है या N2 लिखा होता है, क्योंकि ये रिएक्शन करेगी नहीं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो ये समझ में आ गया आपको दोनों पॉइंट, पहला क्रूड मेटल, दूसरा वैक्यूम प्लेस में होना चाहिए, ठीक है। दो चीज आ गई होगी समझ में मेरे ख्याल से, तो मैं इसे हटा देता हूं। अब देखो हमने क्या किया, पहली चीज मेटल लिया, मेटल को एक क्लोज वेसल में रख दिया ताकि इसके अंदर कोई गैस ना आए, या फिर CO2 या NO2 के गैस में रखा है, ठीक है। 2 स्टेप तक हम पहुंच गए थे। अब तीसरा स्टेप करते हैं हम लोग, यहाँ पे रखते हैं हम हीटिंग रोलर, हीटर लगा देते हैं हम। देखो ये हीटर लगा दिया मैंने, ब्लू कलर का नया वैरायटी का लाए हम इसे, एक ये इस तरीके से रोलर है, ये रोटेट करते रहेंगे, इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, रोलर लगा दिया जो हीटिंग करते रहेंगे, दोनों तरफ से इधर उधर से घूमते रहेंगे, उसे कहते हैं हीटिंग रोलर। ये कहाँ पे फिट कर दिया मैंने, आउटसाइड में, आउटसाइड द एपरेटस, एपरेटस के बाहर रख दिए मैंने ताकि अंदर अंदर कुछ ना हो। देखो बाहर की तरफ लगाए, अब बाहर से हीटिंग आएगी, अब हीटिंग आएगी तो यहाँ पे क्या हुआ, हीटिंग स्टार्ट हो गई। तो अब मुझे बताओ कि कौन पहले मेल्ट होगा, इम्प्योरिटी पहले मेल्ट होगी या मेटल पहले मेल्ट होगा? अब रिप्लाई करके बताओ मुझे जरा, इम्प्योरिटी पहले मेल्ट होगी इससे या मेटल? इसमें मैंने प्रिंसिपल में बताया था आपको कि किस टाइप के इसमें यूज होते हैं। हेमंत ने सही बताया आंसर। और इसके अलावा पहले मेल्ट कौन होगा, क्वेश्चन ये है, सुमित का सही आंसर है। पहले मेल्ट कौन होगा, जब आप हीटिंग करोगे तो मेल्ट कौन होता है पहले, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो पहले मेल्ट होगा, ठीक है। तो जैसे आप हीटिंग करोगे तो पहले मेल्ट कौन होगा, क्वेश्चन ये है। तो आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है। देखो इसमें इम्प्योरिटी पहले मेल्ट होगी, ठीक है, कौन सी, श्रुति, यहाँ से आंसर है। तो इम्प्योरिटी पहले मेल्ट होगी, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा पहले मेल्ट होगा, तो इम्प्योरिटी मेल्ट हो जाएगी यहाँ पे, मेल्ट फर्स्ट। और जब ये मेल्ट होगी तो अब क्या हुआ, देखो ये यहाँ से मेल्ट होके आगे जाना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और ये अलग जोन, जैसे मेल्ट होते होते आगे जाएगी आगे जाएगी, एक अलग जोन बना देगी, यहाँ से निकलते निकलते इधर पहुंच गई, तो ये इम्प्योरिटी पहुंच गई। इसके बीच में एक पॉइंट होता है, ये इसे कहते हैं मोल्टन जोन, जहां पे मेल्टेड चीजें होंगे। देखो यहाँ पे तो मेल्ट होता रहेगा, तो यहाँ पे दोनों चीजें रहेंगी, तो इसे कहते हैं मोल्टन जोन, जोन, ठीक है, ये जोन है। तभी इसको जोन वाइज कर दिया, एक जोन ये हो गया, दूसरा जोन ये बन गया, तीसरा जोन ये बन गया, तो ये बन गया पूरा इम्प्योरिटी का जोन। और ये मोल्टन जोन जिसमें मिडिल में, जिसमें कहा मेल्ट होके आ रही कोई चीज, और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास प्योर मेटल बच जाएगा, प्योर मेटल, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या होगा, प्योर मेटल एक साइड बच गया, एक तरफ मोल्टन जोन होगा जहां पे दोनों चीज मिक्सअप होगी, और यहाँ पे इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी पहले मेल्ट हो रही है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस पोर्शन को किसी से कट कर देंगे, जैसे हमने क्या किया, इस पोर्शन को यहां से कट कर दिया, यहां से अब कट कर दो, तो हमने क्या किया, कट कर दिया पोर्शन को, और इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी और प्योर मेटल अलग हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग खत्म हो गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड है। अगर वो पूछता है कि ये प्रोसेस है जो, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो उसका नाम है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो रिफाइनिंग है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे बेस्ड है।
इतना ही है ये प्रोसेस, देखो बस। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल या प्रिंसिपल पूछा जाता है, और एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये जोन रिफाइनिंग है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी आपका फिनिश हो गया। एनी डाउट या एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जोन रिफाइनिंग? जोन, ये अलग अलग जोन बन चुके हैं, जैसे हमने कहा एक नॉर्थ जोन, साउथ जोन, तो ये भी एक तरीके का जोन बना है, इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने जोन रिफाइनिंग। और ये सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करता है, यानी 100% के आसपास प्यूरिफिकेशन हो जाएगा इसमें। एनी डाउट या एनी क्वेश्चन? ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया। इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें, ना पूछा गया है। आप कभी भी देखोगे अगर जोन रिफाइनिंग है तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन बोले हैं उतने ही मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्लियर है? यस सर। तो ओके, तो टाइम ऑफ हो रहा है, आप दोबारा रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।